डियर स्टूडेंट, हम मृदा दाब के बारे में पढ़ रहे थे या अर्थ प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे। पहले 3 लेक्चर में हमने देखा कि मृदा दाब क्या होता है, किन किन संरचनाओं पर मृदा दाब लगता है और मृदा दाब के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं और रिटेनिंग बाल के कौन कौन से हिस्से होते हैं। हमने वर्टिकल अर्थ प्रेशर के बारे में भी पिछले लेक्चर में काफी पढ़ लिया था। अब हमें उससे आगे पढ़ना है। हम आगे पढ़ें उसके पहले एक बार छोटा सा रिवीजन करेंगे कि हमारी रिटेनिंग बाल या पुस्ता दीवार या प्रतिधारक दीवार के कौन कौन से हिस्से होते हैं, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। ये हमारी रिटेनिंग बाल है। रिटेनिंग बाल में हमारे 2 तरह की रिटेनिंग बाल या प्रतिधारक दीवार या पुस्ता दीवारें हो सकती हैं। एक दीवारें वो होंगी जिनमें ऊपरी सिरा शिखर के साथ में हॉरिजॉन्टल सॉइल फिलिंग है। दूसरी तरह की दीवारें इस तरह की हो सकती हैं जिसमें कि किसी कोण पर फिलिंग की गई है। पुस्ता दीवार के पीछे जो भी चीज भरी जाती है वो पृष्ठ भराव या बैकफिल कहलाता है। बैकफिल हॉरिजॉन्टल हो सकता है या बैकफिल इंक्लाइंड हो सकता है। अगर ये इंक्लाइंड है तो इसे हम सरचार्ज कहेंगे या अधिभार कहेंगे, और ये जिस कोण पे झुका हुआ है हॉरिजॉन्टल से उसे अधिभार कोण या सरचार्ज एंगल कहेंगे। इसके अलावा इसमें जो पार्ट हैं, जहां पे बैकफिल होगा वो पिछला हिस्सा, जहां बैकफिल नहीं होगा वो अगला हिस्सा। बैकफिल के साथ में जो सबसे निचला पॉइंट होगा वो हील, और बैकफिल के अपोजिट जो सबसे निचला पॉइंट होगा वो टो कहलाएगा। ये मुख्य टर्म्स थे जो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अरे मृदा दाब के बारे में पढ़ लिया था कि 2 तरह के मृदा दाब होते हैं। ऊर्ध्व मृदा दाब, इसमें प्रभावी दाब भी निकाला जा सकता है और कुल दाब भी निकाला जा सकता है। इनके बीच में पोर प्रेशर का डिफरेंस होगा। इसके अलावा जो पार्श्वीय दाब या लैटरल प्रेशर हैं वो 3 तरह के प्रेशर होंगे। एक एक्टिव अर्थ प्रेशर या सक्रिय मृदा दाब, दूसरा पैसिव अर्थ प्रेशर या निष्क्रिय मृदा दाब, तीसरा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट या विश्राम स्थिति में मृदा दाब। हमें मुख्य रूप से पहले 2 सक्रिय मृदा दाब और निष्क्रिय मृदा दाब के बारे में विस्तार से पढ़ना है। हमें इन 2 के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। जैसा मैंने पहले बता दिया था कि ऊर्ध्व मृदा दाब किसी भी सतह पर ऊर्ध्वाधर बाह्य बल तथा मृदा के स्वयं के भार के कारण उत्पन्न होता है। और जो पार्श्वीय मृदा दाब है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके बारे में देखते हैं। प्रतिरोधक संरचनाओं की सतह पर मृदा द्वारा डाले जाने वाले दाब को पार्श्वीय मृदा दाब या लैटरल अर्थ प्रेशर कहते हैं। इस मृदा दाब के कारण संरचना खिसकने लगती है। अभी हम एनिमेशन में देख लेंगे कि संरचना किस तरह से शिफ्ट होती है। संरचना के खिसकने के कारण उसके पीछे स्थित मृदा का कुछ भाग भी मूल भाग से अलग होकर संरचना के साथ गति करने लगता है। जो हिस्सा संरचना के साथ गति करता है उसे फेलियर वेज कहते हैं। तो हम फेलियर वेज के मोशन के बारे में देखेंगे। एक्टिव अर्थ प्रेशर में फेलियर वेज नीचे और आगे की तरफ गति करेगा। पैसिव अर्थ प्रेशर के केस में ये पीछे और ऊपर की ओर गति करेगा। तो हमें ये 2 चीजें बहुत ही ध्यान से याद रखनी पड़ेंगी। संरचना की गति के कारण मृदा में उत्पन्न होने वाले दाब का परिमाण यानी जो रिजल्टेंट प्रेशर है वो संरचना की गति तथा मृदा की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस तरह की सॉइल है इस पर निर्भर करता है, और इसे ही पार्श्वीय
मृदा दाब कहते हैं। तो ये हमारी महत्वपूर्ण परिभाषा हो गई, जिसमें हमने पार्श्वीय मृदा दाब को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। ये एक्टिव अर्थ प्रेशर भी हो सकता है और पैसिव अर्थ प्रेशर भी हो सकता है। अब हम एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर की परिभाषाएं देख लेते हैं। सक्रिय मृदा दाब या एक्टिव अर्थ प्रेशर, जब संरचना तथा उससे संबंधित कुछ मृदा पृष्ठभाग यानी बैक से दूर और नीचे की ओर बाहर की ओर गति करते हैं तो इसे सक्रिय मृदा दाब कहा जाता है, तथा इस गति के कारण संरचना पर उत्पन्न होने वाले दाब को सक्रिय मृदा दाब कहा जाता है। इस तरह के दाब के कारण संरचना पृष्ठ भराव से दूर हटती है। यह हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर हो गया। इसमें जो गति है वो कुछ इस तरह से होगी कि जो हमारी रिटेनिंग बाल है वो आगे की ओर गति करेगी, बैकफिल आगे की ओर बढ़ जाएगा और नीचे की तरफ गति करेगा। इसके ठीक उल्टा हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर होता है या प्रतिघाती मृदा दाब होता है। कभी कभार भिन्न कारणों जैसे कि भूकंप, विस्फोट आदि के कारण जो प्रणोद यानी थ्रस्ट लगने से संरचना अंदर की ओर गति करती है। जब संरचना और उससे संबंधित कुछ मृदा पृष्ठ भराव की तरफ एवं ऊपर की ओर गति करते हैं तो इसे प्रतिघाती अवस्था या निष्क्रिय अवस्था कहते हैं। एवं गति के कारण उत्पन्न दाब को प्रतिघाती मृदा दाब कहते हैं। हम दोनों को समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि हमारे संरचना बैकफिल के तरफ मूव करेगी, बैकफिल ऊपर के तरफ मूव करेगा। हम यहां देखते हैं पहले एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर में जो हमारी रिटेनिंग बाल है, ये हमारी रिटेनिंग बाल है। ये रिटेनिंग बाल आगे की ओर गति करेगी और जो मृदा के पीछे पृष्ठ भराव है इसके आगे की तरफ गति करने के कारण वो नीचे के तरफ आएगा। वो नीचे के तरफ आएगा तो जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ लगेगा और ये हमारा सक्रिय मृदा दाब कहलाएगा। इसके ठीक विपरीत किसी थ्रस्ट के कारण हमारे रिटेनिंग स्ट्रक्चर, हमारी रिटेनिंग बाल अंदर की तरफ बैकफिल की तरफ गति करती है एवं बैकफिल की तरफ गति करने के कारण जो पृष्ठ भराव है वो ऊपर की तरफ गति करेगा और रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आएगा। इस तरह से जो दाब आएगा वो पैसिव अर्थ प्रेशर या प्रतिघाती मृदा दाब कहलाएगा। हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमारी रिटेनिंग बाल है। रिटेनिंग बाल में जब एक्टिव अर्थ प्रेशर वर्क करेगा तो हमारी बाल इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगी। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगी तो जो फेलियर वेज है, जो फेल होने वाला बैकफिल का हिस्सा है वो नीचे के तरफ जाएगा और शियर रेजिस्टेंस उसके ठीक अपोजिट वर्क करेगा और हमें फाइनल कंडीशन जो मिलेगी वो ऐसे मिलेगी। हमारी रिटेनिंग बाल सीधे से इस तरह से हो गई, फेलियर वेज नीचे के तरफ आ गया और शियर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ वर्क करने लगा। जब ये सारी चीजें हमें मिल जाएं तो ये एक्टिव अर्थ प्रेशर या सक्रिय मृदा दाब की अवस्था हो जाएगी। इसके ठीक विपरीत पैसिव अर्थ प्रेशर। पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या होगा कि हमारा जो थ्रस्ट है वो इस दीवार को इस तरह बैकफिल की तरफ ले जाएगा। निश्चित तौर पे बल बहुत ज्यादा होगा तभी ऐसा होगा। ये थ्रस्ट इसको इस तरफ ले जाएगा। इसका परिणाम होगा कि जो फेलियर वेज बनेगा वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा और उसकी गति इस तरह से होगी। जब फेलियर वेज बाहर जाएगा तो शियर रेजिस्टेंस ठीक गति के विपरीत काम करेगा और शियर रेजिस्टेंस इस तरह से काम करेगा और इन सब का परिणाम होगा कि हमारा जो फाइनल पोजीशन हमें मिलेगी वो
इस तरह से मिलेगी, यानी हमारी रिटेनिंग वाल्व इस तरह से गति करेगी, फेलियर वेज इस तरह से जाएगा और शियर रेजिस्टेंस इस तरह से आएगा। तो हमने इस लेक्चर में एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर की अवस्थाएं कैसे बनती हैं ये बहुत अच्छे से देख लिया है। अब हमें अगले बार में ये देखना है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट कैसे किया जाता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है। हम इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारी जमीन, ये हमारा एक छोटा सा सॉइल का हिस्सा है, बहुत छोटा सा। इस पे जो वर्टिकल प्रेशर लग रहा है उसे मैं सिग्मा वी कह देता हूं। इस पे जो लेटरल प्रेशर लगेगा वो सिग्मा एच हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि हम सिग्मा एच कैलकुलेट करें। हमें हर हालत में सिग्मा एच कैलकुलेट करना है। सिग्मा एच सिग्मा वी पर डिपेंड करता है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो के होगा ये कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर कहलाएगा। जब एक्टिव अर्थ प्रेशर लग रहा होगा तो के को के ए कह देंगे, जब पैसिव अर्थ प्रेशर लग रहा है तो इसे के पी कह देंगे। अब हमें के ए और के पी के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ना है। तो अगले बार से हम बहुत शॉर्ट में एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर के बारे में रिवीजन करते हुए हम एक्टिव अर्थ प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है ये पढ़ेंगे और साथ ही एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर निकालने की विधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।